नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सवाल है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें कॉस इनवर्स भी प्रेजेंट है, साइन इनवर्स भी प्रेजेंट है, टेन इनवर्स भी प्रेजेंट है। तो ये एडवाइजेबल है, इन सबको हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन टेन इनवर्स में आने के बाद फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, तब जाके इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे ना हम। तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्ट करना में आता ही है। जैसे ये एंगल है, इस एंगल को मैंने एज्यूम कर लिया अल्फा, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 2। अब सिंस अंदर जो है कॉस इनवर्स के अंदर जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो नो डाउट ये जो अल्फा है 0 से पाई बाई 2 में होगा। देयरफॉर अल्फा विल बी इक्वल टू इज द एलिमेंट ऑफ 0 टू पाई बाई 2। यहां से मैं टेन अल्फा लाने की कोशिश करूंगा, तभी हम टेन इनवर्स क्रिएट कर पाएंगे ना। तो इसको लिख सकता हूं मैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 2। नाउ सिंस टेन अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि अल्फा 0 से पाई बाई 2 में टेन अल्फा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहाँ कॉस अल्फा है, सेक स्क्वायर अल्फा निकाल सकता हूँ ना, और इसको अगर मैं निकालूंगा तो वी गेट पाई अपॉन रूट 2। दिस विल कम आउट टू बी पाई अपॉन रूट 2। ये ऐसा आ जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं ना। और इस टेन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ पाई बाय रूट 2, पाई बाय रूट 2। तो ये पोर्शन मैंने कन्वर्ट कर लिया। अगर मैं इसको कन्वर्ट करने के बारे में सोचता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा अब साइन इनवर्स टेन इनवर्स के अंदर, इसको मैं कन्वर्ट करने के बारे में सोचूंगा, तो इसको हम क्या करते हैं, अगर टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कहीं ना कहीं अंदर साइन इनवर्स से बाहर साइन इनवर्स है, तो अंदर मैं साइन क्रिएट करने की कोशिश कर लूंगा ना, ताकि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा या साइन इनवर्स ऑफ साइन जेड को हम एक्सप्रेस करने की कोशिश कर पाएंगे ना। तो इसके लिए ऊपर नीचे इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करूंगा तो इट विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 पाई बाय रूट 2 अपॉन 2 से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो इट विल बिकम 1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 2। तो दैट इज पाई बाय रूट 2 होल स्क्वायर, पाई बाय रूट 2 होल स्क्वायर। ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना। अगर हम पाई बाय रूट 2 को टेन थीटा फिल करें, पाई बाय रूट 2 को अगर मैं टेन थीटा लिखूं, क्योंकि टेन अल्फा या टेन अल्फा लिख सकते हैं अपन चाहें तो ना, पाई बाय रूट 2 की वैल्यू आगे टेन अल्फा के बराबर, या इसको जरूरी नहीं है वो अलग है, वो अलग है, तो उसको अगर अपन निकाल सकते हैं वहां से ना। तो अगर मैं इसको टेन थीटा मान लूँ ना, लेट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ पाई बाय रूट 2। तो सिंस ये पाई बाय रूट 2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 से बड़ी आएगी ना। तो थीटा इज द एलिमेंट ऑफ पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। थीटा इज द एलिमेंट ऑफ पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। अब इसको अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं यहां, तो इट विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ, इट विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब लेकिन जो 2 थीटा है, अगर थीटा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में है, तो 2 थीटा जो आएगा वो पाई बाय 2 से बड़ा आ जाएगा। तो वी कैन नॉट राइट दिस एज 2 थीटा, इसको 2 थीटा नहीं लिख सकते हम। उसके लिए हम ध्यान से देखें, अगर हम देख रहे हैं भाई y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ इस तरह का होता है ना। अगर x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में तो ऐसे लेते हैं y इज इक्वल टू x, और अगर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में है तो फिर ऐसे लेंगे ना, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाय 2। तो यहां जो डिफरेंशिएशन आती है वो आती है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो हमारे पास वो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा था, तो जो 2 थीटा था वो पाई बाय 2 से बड़ा था ना। तो साइन इनवर्स ऑफ देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा विल बिकम पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। तो आ जाएगा पाई माइनस 2 और टेन इनवर्स ऑफ पाई अपॉन रूट 2, पाई अपॉन रूट 2, वो ऐसा आ जाएगा हमारे पास है ना। लेकिन वो 4 से मल्टीप्लाई कर रखा था हमने ना, वो 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ था। ये मैंने ये कैलकुलेट किया है अभी, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा आ गया था, यहाँ से स्टार्ट किया और 1/4 से और मल्टीप्लाई मुझे करना है, तो 1/4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसको ना। 1/4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, देयरफॉर 1/4 साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1/2 टेन इनवर्स ऑफ पाई बाय रूट 2। अब एक लास्ट टर्म बचा है हमारे पास, वो टेन इनवर्स के अंदर ही है ना। लेकिन ध्यान से ये देखें, अगर हम
तो ये हमारे पास ये कैलकुलेट करने पर आया है पाई अपॉन टेन इनवर्स ऑफ पाई अपॉन रूट टू। ये मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया आपको, ये आ गया टेन इनवर्स ऑफ पाई अपॉन रूट टू की फॉर्म में। तो हम ये चाह रहे हैं ये जो लास्ट वाला टर्म है टेन इनवर्स के अंदर, ये भी टेन इनवर्स ऑफ पाई बाई रूट टू की फॉर्म में आ जाए ना। तो ये टेन इनवर्स एक्स है, पहले इसको कॉट इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स बना दो है ना, तो उसको भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर सारा एक्सप्रेशन अपन एक साथ लिख लेंगे ना, फिर हम सारा एक्सप्रेशन एक साथ लिख लेंगे ना। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा सिंस टेन इनवर्स ऑफ रूट टू अपॉन पाई, रूट टू अपॉन पाई, इसको लिख सकता हूं ये टेन इनवर्स एक्स है, इसमें एक्स पॉजिटिव है, दैट कैन बी रिटन एज कॉट इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स पाई बाई रूट टू। नाउ दिस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो अब सारी जो टर्म्स थी उन सबको हमने टेन इनवर्स ऑफ पाई अपॉन रूट टू की टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया ना। अब जो एक्सप्रेशन था हमारे पास उस एक्सप्रेशन को देखने की कोशिश करते हैं हम, वैल्यू हमें इस एक्सप्रेशन की निकालनी थी, इस एक्सप्रेशन को मैंने ई एज्यूम कर लिया, लेट दिस एक्सप्रेशन इज ई, लेट दिस होल एक्सप्रेशन इज ई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। नाउ ई विल बिकम, देयरफॉर ई विल बिकम ई इज इक्वल टू 3/2 और वो कितना आ गया था टेन इनवर्स ऑफ पाई अपॉन रूट टू, टेन इनवर्स ऑफ पाई अपॉन रूट टू। फिर प्लस 1/4 था, तो प्लस 1/4 से हमारे पास आ गया पाई बाई 4 माइनस 1/2 एंड टेन इनवर्स ऑफ पाई अपॉन रूट टू, पाई अपॉन रूट टू। फिर आगे जो टेन इनवर्स था उससे मिल गया मुझे पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ पाई अपॉन रूट टू। मतलब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने ना। तो दिस इज -1/2 -1 -3/2 and plus 3/2 and what we get E is equal to pi by 2 plus pi by 4, that is 3 pi by 4. So this will be the answer of that question. This will be the answer of that question and the correct answer will be 3 pi by 4. Pi by 2 plus pi by 4 is 3 pi by 4. Correct answer is B. B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, टिक्नोमेट्री से रिलेटेड है ये। हमें अल्फा बीटा की रेंज दे रखी है, अल्फा 0 से पाई बाई 4 में है और जो बीटा हमारे पास है वो 0 से माइनस पाई बाई 4 में है। साइन अल्फा प्लस बीटा गिवन है और एक हमें गिवन है साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो जो कैलकुलेट करना है वो जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं ई एज्यूम कर लेता हूँ ना, लेट दिस एक्सप्रेशन इज ई, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर। ई स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है ना, तो पहले मैं ई को सिंप्लीफाई करूँगा ना। तो ई एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो बीटा वाले टर्म में एक साथ क्लब कर रहा हूँ और अल्फा वाले टर्म में एक साथ क्लब कर रहा हूँ ना, तो उसमें कितना आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा, और अल्फा वाले टर्म एक साथ क्लब कर रहा हूँ कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा। मतलब इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं ना, तो एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो इसका एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, दिस विल बिकम साइन अल्फा एंड साइन बीटा, और ये क्या बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड साइन अल्फा साइन बीटा, तो कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी बन जाएगा ये, इट विल बिकम कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली यहां भी एलसीएम आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ऊपर कितना आ जाएगा अगेन कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड साइन अल्फा साइन बीटा, तो इट विल बिकम कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। नाउ सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो वो कॉमन ले लूंगा मैं, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर जो है एक में साइन 2 बीटा बन जाएगा और एक में साइन 2 अल्फा बन जाएगा ना। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें अब, तो दैट ई विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 1 अपॉन साइन 2 बीटा एंड प्लस 1 अपॉन साइन 2 अल्फा। ये इस तरह से आ जाएगा बच्चों ना। अब इसकी वैल्यू हम जानते ही ना, एंड दैट इज 2/3, तो इट विल बिकम 4/3। अब यहां मैं एलसीएम ले लेता हूं उसका ना, तो दैट विल बिकम साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा।
नाउ अगेन हम ऊपर साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर देंगे और नीचे अप्लाई करेंगे हम 2 साइन ए साइन बी। तो उसके लिए 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, एंड दैट इज विल बिकम 8/3, दैट विल बिकम 8/3। तो ये 8/3 आ रहा है हमारे पास, दिस इज 8/3 इनटू ऊपर साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर दे, तो वी गेट 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, दैट विल बिकम अल्फा माइनस बीटा। And denominator we are applying 2 sin A sin B, and 2 sin A sin B is cos of A minus B, that is 2 alpha minus 2 beta minus cos of alpha plus beta, and cos of C plus D या cos of A plus B, that is 2 alpha plus 2 beta. 2 sin A sin B is cos of A minus B and minus cos of A plus B. Now we know the value of sin alpha plus beta and cos of alpha minus beta. अब इसका जो हाफ एंगल आएगा वो अल्फा माइनस बीटा आएगा, तो इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर लूंगा, और वी नो द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हाफ एंगल। तो इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, दैट इज 16/3 इनटू, ध्यान से देखें ऊपर हमारे पास आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इज 1/3 एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज 2/3। इसको अप्लाई कर रहा हूं मैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1, फिर ये माइनस साइन है तो ब्रैकेट अप्लाई करता हूं मैं ना, और इसको हम साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना। बस अब इनकी वैल्यूज रख देता हूं मैं ना, तो बाहर कैलकुलेट कर लेता हूं, दैट इज 32/27, 32/27, और यहां अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो 1 अपॉन दिस होल डिनोमिनेटर इज दिस 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इज 2/3, तो 4/9 माइनस 2 आ जाएगा, ये -1 एन प्लस 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा इज 1/3, तो दैट विल बिकम 1/9। पर अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ ना, और सिंप्लीफाई करने पर आंसर ये ई की वैल्यू आएगी, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ तो ये 32/27 है, 32/27 इंटू, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो 9 एलसीएम लेने पर ऊपर चला जाएगा, व्हाट वी गेट 8, वी गेट 8 माइनस 2 से 18 आ जाएगा, एंड प्लस ये 2 आ जाएगा ना, तो दैट विल बिकम -8, तो वी गेट -4/3, दिस इज द वैल्यू ई, देयरफॉर ई स्क्वायर विल कम आउट टू बी 16/9, देयरफॉर करेक्ट आंसर विल बी 16/9। तो ठीक है, वो एलसीएम था, एलसीएम वगैरह लिया हमने, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, और ऐसे इसका फाइनल आंसर निकाल लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना, ये लिमिट ऑफ सम का है ना, हाँ, वी कन्वर्ट लिमिट ऑफ सम इनटू डेफिनेट इंटीग्रल, उस कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो इसमें हमें दे रखा है कि वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ n। हम लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रल में भी कन्वर्ट करते हैं, या कई बार डेफिनेट इंटीग्रल होता है तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से उसको डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट ऑफ सम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और लिमिट ऑफ सम को हम डेफिनेट इंटीग्रल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सम दे रखा है, सम की लिमिट है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, यानी इस लिमिट ऑफ सम को हम डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे ना। उसके लिए n लिखा हुआ है यहाँ पर, इनको अगर ध्यान से देखें डिनोमिनेटर में भी जो है जनरल टर्म इसका लिखना पड़ेगा मुझे ना, तो n को मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर, तो देयरफॉर fn कैन बी रिटन एज n प्लस, ध्यान से देखें अगर 16, 32 एंड 48, 25 n लिखा हुआ है लास्ट में, तो वो एडजस्ट कर लेंगे हम। तो दिस इज 16 इंटू आर, दिस इज 16 इंटू आर, और 5n n माइनस 3, ये अगर मैं देखूं तो n का जो कोफिशिएंट हमारे पास है, एक तो 5 है, नेक्स्ट हमारे पास 1 है, और नेक्स्ट इसके पास 3 है, तो ये AP के आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं बेसिकली ना, और इनका कॉमन डिफरेंस आ रहा है -4। तो जनरल टर्म अगर मैं निकालूं या आर टर्म निकालूं तो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, दैट इज -4, तो दैट विल बिकम 9 माइनस 4r, दैट विल बिकम 9 माइनस 4r, वो 9 माइनस 4r बन जाएगा ना, दैट इज 9 माइनस 4r, तो वो आ जाएगा 9 माइनस 4r, तो ये n का कोफिशिएंट आ जाएगा ना, तो प्लस n इंटू 9 माइनस 4r, -3n स्क्वायर कॉन्स्टेंट चल ही रहा है इन तीनों में ना, तो -3n स्क्वायर, और नीचे अगर हम ध्यान से देखें
तो ये 4n का मल्टीपल आ रहा है ना, 4n इंटू 1, 4n इंटू 2, तो 4n इंटू आर एन प्लस 3n स्क्वायर सब में कांस्टेंट चल रहा है। फर्स्ट 3 टर्म्स को देखकर निकाल रहे हैं अपन जनरल टर्म में ना, और इसमें अप्लाई कर सकता हूं मैं सिग्मा r इज इक्वल टू 1, क्योंकि r को 1 लिखूंगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, और r को अगर मैं n लिख देता हूं ना, r इज इक्वल टू n, अप टू n कैलकुलेट कर लिया, वही अगर मैं n रखूंगा यहाँ पर तो कैलकुलेट करने पर वही ऊपर आ जाएगा ना, r इज इक्वल टू, अगर मैं n रखता हूँ इट विल बिकम 4n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर 7n स्क्वायर, ऐसे मैं ऊपर रखूंगा तो लास्ट टर्म आ जाएगा, यानी r बराबर 1 से लेकर n तक वेरी कर लिया। अब इस सम को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ ना, इस सम को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से अगर हम देखें तो दिस इज एफ एन इज इक्वल टू, एफ एन विल बिकम दैट इज एन तो लिखा हुआ ही है, प्लस सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू एन, आर इज इक्वल टू 1 टू एन, और ध्यान से अगर मैं देखूं तो दैट विल बिकम माइनस 4n आर माइनस 3 स्क्वायर, तो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर क्रिएट हो रहा है ना, यानी इसको लिख सकता हूं मैं 16r प्लस 9n माइनस 4nr माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 4nr प्लस 3n स्क्वायर, 4rn प्लस 3n स्क्वायर। बट इसको इंडिविजुअली अलग अलग कर लेंगे अपने ना, तो उससे एक -1 आ जाएगा, और सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n तक है तो -n आ जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा n था हमारे पास शुरुआत में वो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 16r प्लस 9n, 16r प्लस 9n आ रहा है हमारे पास, 16r प्लस 9n, तो दैट इज एफ एन इज इक्वल टू, एफ एन कैन बी रिटन एज एफ एन इज इक्वल टू n प्लस सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू n, दैट इज 16n प्लस 9r माइनस 4nr माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 4nr माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर आ रहा है, देखते हैं क्या आता है, माइनस 3n स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है प्लस 3n स्क्वायर, नीचे हमारे पास है प्लस 3n स्क्वायर, प्लस 3n स्क्वायर। पर इसको अपन अगर डिवाइड करते हैं, अलग अलग करके डिवाइड कर लिया इसको मैंने, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू n सेपरेट कर लिया मतलब, एंड दिस कैन बी रिटन एज 16n प्लस 9r अपॉन 4nr प्लस 3n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। तो जब इस सिग्मा में यहाँ अप्लाई करता हूँ और एक बार वहाँ अप्लाई करूँगा, तो जब इस सिग्मा को मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक अप्लाई कर रखा है ना, तो दैट विल बिकम माइनस n, तो इस माइनस n से ये प्लस n को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ ना, तो जो एक्स्ट्रा n हमें लग रहा था वो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वी हैव टू कैलकुलेट r बाई n, r बाई n मुझे क्रिएट करना होगा यहाँ, और r बाई n क्रिएट करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने यहाँ से जो है n कॉमन ले लिया ना, तो वी गेट 16 प्लस 9r बाई n अपॉन n स्क्वायर मैंने यहां से कॉमन लिया, तो वी गेट 4r बाई n n प्लस 3, ऐसा आ जाएगा ना। इससे मैं कैंसिल कर दूंगा इसको, तो ये 1 बाई n dx का रोल प्ले करेगा ना, तो सिग्मा से मैंने रिप्लेस किया साइन ऑफ इंटीग्रल को, r बाई n को मैं x से रिप्लेस कर रहा हूं, तो वी गेट 9x प्लस 16 अपॉन 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 16r था अपने पास है ना, 16r था वो, 16r आएगा वो, 16r प्लस 9n, 16r प्लस 9n, 16r प्लस 9n था वो ना, दैट इज 16r प्लस 9n, 16r प्लस 9n, 16r प्लस 9n, एक बार और लिखता हूं मैं, प्लस n प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, एंड दैट इज 16r प्लस 9n अपॉन 4nr प्लस 3n स्क्वायर माइनस 1, और जैसे ये सिग्मा उस माइनस 1 पर अप्लाई करूंगा तो ये माइनस n आएगा और ये प्लस n कैंसिल आउट हो जाएगा ना। बस अब r बाई n क्रिएट करना है हमें ना, तो r बाई n क्रिएट करने के लिए न्यूमरेटर में से मैंने n कॉमन ले लिया,
एंड वी गेट 16 r बाई एन प्लस 9, और यहां से मैंने n स्क्वायर कॉमन ले लिया ना डिनोमिनेटर में से, तो वी गेट 4 r बाई एन एन प्लस 3, ये ऐसा आ जाएगा ना। इस 1 से इस n से मैं इस n को कैंसिल कर दूंगा, ये n से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 बाई एन डी एक्स का रोल प्ले करेगा। सिग्मा को मैंने रिप्लेस कर दिया साइन ऑफ इंटीग्रल से, r बाई एन को मैं x से रिप्लेस कर रहा हूं, तो वी गेट 4x प्लस 3। 1 बाई एन को मैंने डी एक्स से रिप्लेस कर दिया, और अगर r इजिकल टू 1 लिखूंगा तो ये आ जाएगा 0 से लेकर 1। ये हम जानते ही हैं, इतना एक्सप्लेन करने का। वैसे इसको सिंपल इंटीग्रल है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, तो इंटीग्रेट करने के लिए 0 to 1 लिख लिया, 4 मैंने क्रिएट कर लिया। मैं चाहता हूँ नीचे वाला ऊपर क्रिएट हो जाए, ऊपर नीचे की डिग्री सेम है ना, तो दैट इज 4x प्लस 3 हम चाहते हैं क्रिएट हो जाए ना। तो 16x प्लस 12 आ गया, तो -3 कर देते हैं इसको ना, एंड दैट इज 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 dx। मतलब सिंपल इंटीग्रेशन है, हम ऐसा आपसे आप कर सकते हैं ना इंटीग्रेशन। 4 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, दैट इज 0 to 1, और ये आ जाएगा dx -3 0 to 1 1/4x प्लस 3। मतलब ये सिंपल इंटीग्रल है ना, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनल आंसर निकाल लेंगे ना। देख सकते हैं यहाँ से, दिस इज 4, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 तो ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 4 हमारे पास, तो दैट इज 4 इंटू 1 -3/4 एंड ln ऑफ 4x प्लस 3। बस अब मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर 0 to 1, तो दैट इज 4 -3/4 एंड दैट विल कम आउट टू बी ln ऑफ 7/3, ln ऑफ 7/3, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों। दिस इज द फाइनल आंसर, आई थिंक दिस विल बी द फाइनल आंसर। 4 -3/4 ln 7/3, 4 -3/4, 4 -4/3, 4 -4/3, 3/4 आ रहा है यहाँ पर, 3/4, 4 -3/4 ln 7/3, 16 9 आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया तो 4x प्लस 3 हो जाएगा, -3 आ गया ये, तो 4 मैंने बाहर निकाल लिया, 3/4 आएगा, और ln 4x/3, 4x प्लस 3, लिमिट अप्लाई करूंगा 7 आएगा और फिर 3 आ जाएगा, तो 7/3, तो 4 -3/4 ln 7/3, 4 -3/4 ln 7/3, 4 -3/4 ln 7/3, ln 7/3। तो करेक्ट आंसर इज बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी आंसर है बच्चों उसका ना, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। ये एक सीरीज दी हुई है हमें, इनफाइनाइट सीरीज, तो जैसे इनफाइनाइट सीरीज आती है लगता है जीपी बनेगी ना, और जीपी बन रही है नो डाउट ये। तो यहाँ से जीपी का सम निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, अल्फा को यहाँ रखेंगे, और जीएक्स के बारे में पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एक्स अधिक पॉइंट पर आएगी या मिनिमम वैल्यू एक्स अधिक पॉइंट पर आएगी, इनके आंसर्स देने हैं ना। तो सबसे पहले इस इनफाइनाइट जीपी को फॉर्म करते हैं अपने ना। तो अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं के को 1 रखता हूँ तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन टू द पावर 4 पाई बाय 6 प्लस साइन टू द पावर 6 पाई बाय 6। तो इस तरह से एक इनफाइनाइट जीपी बन गई हमारे पास। अब इस इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल सकते हैं ना, a/1 माइनस r, a/1 माइनस r, 1 माइनस r, and since sin pi by 6 is 1/2, so therefore it will become 1/4, 1 minus 1/4, तो that will become 1/3। अल्फा की वैल्यू 1/3 आ गई हमारे पास है ना। बस अल्फा की वैल्यू 1/3 आने से gx आ गया, therefore gx के बारे में हम बोल सकते हैं, therefore gx can be written as gx is equal to, अगर मैं अल्फा को 1/3 रखता हूं तो we get 2 raised to power x/3 plus 2 raised to power 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स, और इंटरवल दिया हुआ है हमें 0 to 1। अब इस इंटरवल में मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। तो हम या तो बाउंड्री पॉइंट पे मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू, या वहाँ मिलेगी जहाँ डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो या तो हम इसको डिफरेंशिएट करें, वरना ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है। AMGM निकाल सकते हैं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, या तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पर आएगी, या फिर जो है वो हमारे पास उस पॉइंट पर आएगी जहाँ डेरिवेटिव 0 है।
तो इसको हम या तो AMGM से भी कर सकते हैं ना, तो 2 रेस्ट टू पावर x by 3 एंड 2 रेस्ट टू पावर 1 by 3 माइनस 1 by 3 इंटू 1 माइनस x आ रहा है हमारे पास। तो gx इज नाउ 2 रेस्ट टू पावर x by 3, 2 रेस्ट टू पावर x by 3 एंड प्लस 2 रेस्ट टू पावर 1 by 3 इंटू 1 माइनस x। और जो x का इंटरवल हमारे पास है 0 to 1 दे रखा है ना, इस इंटरवल में बात कर रहे हैं अपन। तो अगर मैं AMGM लगाने के बारे में सोचूं तो 2 to the power x by 3 एंड प्लस 2 to the power 1 by 3 इंटू 1 माइनस x, 1 by 3 इंटू 1 माइनस x, दो नंबर है हमारे पास। और अगर मैं इसमें जो अप्लाई करना चाहूँ तो वी गेट, ये अरिथमेटिक मीन हो गया एंड दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए पावर 1 by 2 अप्लाई कर देता हूँ, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो व्हाट वी गेट 2 रेस्ट टू पावर 1 by 3। Therefore the minimum value of gx is, therefore the minimum value of gx is, therefore minimum value of gx will be equal to 2 into 2 raised to power 1 by 6, that is 2 raised to power 7 by 6, and this minimum value will be obtained when am will be equal to gm। और इक्वलिटी होल्ड कब करती है? when the नंबर जो हैं जिन पर मैं am gm अप्लाई कर रहा हूँ वो आपस में इक्वल हो जाए ना। Therefore 2 raised to power x by 3 will be equal to 2 raised to power 1 by 3 1 minus x। और अगर ये इक्वल हैं तो इनकी पावर में कंपेयर कर सकता हूँ ना, तो x by 3 is equal to 1 by 3 minus x by 3, therefore x is equal to 1 by 2, x is equal to 1 by 2। तो x is equal to 1 by 2 is the only value where gx will attain its minimum value। तो minimum value is this and it will be obtained only at x is equal to 1 by 2, only at x is equal to 1 by 2। Now we will talk about the maximum value of gx and that can be obtained only at the boundary points। The boundary points are 0 or 1, so if we calculate the value of g of 0 then we get, and this is 1 plus 2 to the power 1 by 3, and if we get the value, if we find the value of gx at x is equal to 1 then again we get 2 raised to power 1 by 3 plus 1, therefore we can say that the minimum value of gx is this, that can be obtained only at single point x is equal to half, and the maximum value of gx is 1 plus 2 to the power 1 by 3, and that is obtained by at x is equal to 0 as well as at x is equal to 1। Now we come to the options, therefore minimum value is 2 raised to power 7 by 6, this is the correct answer। Maximum value of gx is 1 plus 2 raised to power 1 by 3, and the function gx attains its minimum value, this is wrong because the minimum value of gx is obtained only at x is equal to half, and the function gx attains its maximum value at more than 1 points at x बराबर 0 and at x is equal to 1, therefore correct answer will be A, B and D। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम, ये पैराबोला से रिलेटेड है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला गिवन है, दो पॉइंट एट P1 एंड P2 जहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एंड द टेंजेंट्स एट P1 P2 meet at point P minus 2, 1, and if points Q and R are the foot of perpendiculars drawn from the point P to P1s and P2s respectively, where S is the focus of the parabola, then which of the following statement or statements is are correct? ये पता लगाना है ना, तो इससे ये लग रहा है एक तो हमें पॉइंट Q और R निकालने ही पड़ेंगे ना। S तो चलो पैराबोला का फोकस है, दैट इज 1, 0, P पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है मुझे ना, लेकिन हमें Q और R कैलकुलेट करने पड़ेंगे, P1 और P2 भी निकालने पड़ेंगे। A और D ऑप्शन से मालूम पड़ रहा है कि P1 और P2 भी हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पैराबोला का डायग्राम बनाते हैं ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, 4x एक पैराबोला हमारे पास है एंड दिस इज पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। P1 कोई पॉइंट है और P2 भी कोई पॉइंट पैराबोला पर है, वहां अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट ड्रॉन एट P1, लेट दिस पॉइंट इज P1, इस पॉइंट को P1 मान लिया मैंने, लेट दिस P1 इज P1 T1, और एक पॉइंट Q T2 और है हमारे पास पैराबोला पर, और अगर मैं वहाँ कोई पॉइंट लूँगा तो मैं वहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ ना, और अगर मैं वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो जो पॉइंट है बेसिकली उनका जो टेंजेंट ड्रॉ किए मैंने P1 P2 पर, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P दे रखा है मैंने, तो लेट दिस पॉइंट इज P2, इस पॉइंट को मैंने एज्यूम कर लिया P2 T2, इसका पैरामीटर मैंने T2 मान लिया ना,
एंड दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज P। तो हम जानते ही है ना कि P T1 और T1 T2 पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम जानते हैं ना, सिंस A इज इक्वल टू यहाँ 1 है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट इज A T1 T2 कोमा A इंटू T1 प्लस C2। सिंस द वैल्यू ऑफ A इज 1 देयरफॉर P इज T1 T2 कोमा T1 प्लस C2। ये उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है ना, तो हमें दिया हुआ ये पॉइंट हमें गिवन है, सो वी कैन से दैट T1 T2 इज इक्वल टू -2 एंड T1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1, T1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम T1 T2 को निकाल सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक बना के निकाल सकते हैं तो चाहे तो ना, कि भाई क्वाड्रेटिक का रूट एक रूट T1 है और एक रूट T2 है, उनका सम 1 दिया हुआ है और उनका जो प्रोडक्ट है वो -2 है ना, तो उसमें से एक रूट -2 आ जाएगा हमारे पास, एक रूट हमारे पास आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा -1। जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाना चाहूँ तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक का एक रूट T1 है और एक रूट T2 है, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो T1 को अगर मैंने 2 मान लिया तो T2 कितना आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा ना। T1 को मैंने ऊपर भी दिखा रखा है ना, तो ये 81 स्क्वायर 281 है ना, तो यहाँ से पॉइंट P1 मिल जाएगा बच्चों मुझे 4,4, और T2 अगर -1 है तो यहाँ से भी मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा ना, तो आ जाएगा 1, -2 8T2 स्क्वायर 2AT2, और T2 अगर -1 है तो ये 1, -2 आ जाएगा। तो P पॉइंट मेरे पास है, P1 P2 मैंने कैलकुलेट कर लिया ना। अब क्या करना है हमें, बेसिकली Q इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू P1S, और S मुझे पता है ना, तो अगर मेरे पास S पता है मुझे तो S फोकस इज 1,0, तो P1S का मुझे इक्वेशन निकालना पड़ेगा बेसिकली, और एक बार P2S का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से सिंपली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जैसे P1S का इक्वेशन लिख लो आप है ना, और P मुझे पता ही है ना, तो और P1S का इक्वेशन निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। और P1S का अगर मैं इक्वेशन निकाल लूंगा, एक लाइन आ गई और किसी गिवन पॉइंट का हम लाइन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं ना। आई थिंक ये कैलकुलेट किया जा सकता है ना। P1S का इक्वेशन निकाल लूंगा 2 पॉइंट फॉर्म से, और P से ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, उस फुट को निकाल लूंगा, तो दैट फुट विल कम आउट टू बी Q, जो पॉइंट आएगा बच्चों हमारे पास, दैट विल कम आउट टू बी 2/5, दैट विल कम आउट टू बी 2/5, Q will come out to be 2/5, -4/5, 2/5, -4/5। वो इस तरह से आ जाएगा बच्चों 2/5, -4/5। सिमिलरली हम जो है अगर इसको P2S का इक्वेशन निकालेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि P2S का इक्वेशन x बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम है ना, एक सेम वर्टिकल लाइन पर आ गए। तो अगर मैं इस पॉइंट का x इज इक्वल टू 1 पर अगर मैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालूंगा तो दैट विल कम आउट टू बी 1,1। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा लाइन x इज इक्वल टू 1 पर, तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1,1, तो जो पॉइंट R आएगा वो 1,1 आ जाएगा ना, 1,1। बस अब तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, P1 Q को मैं निकाल सकता हूँ, ये मैंने थोड़ा कैलकुलेशन छोड़ दिया आपके लिए। P1S को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लाइन आ जाएगी, ये पॉइंट P हमारे पास है, P का मुझे PS पर ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला वगैरह पता है या प्रोसीजर पता है, उसको निकाल सकते हैं। तो Q आ जाएगा और R ही आ जाएगा ना। अब मैं सारी डिस्टेंसेज निकाल सकता हूँ ना, तो P1 Q में कैलकुलेट कर सकता हूँ, P1 Q में निकाल सकता हूँ, QS में निकाल सकता हूँ, QS में कैलकुलेट कर सकता हूँ, SR निकाल सकता हूँ, और P2R भी निकाल सकता हूँ ना। P2R अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो उसको भी निकाला जा सकता है, एंड दिस ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। सब बच्चों ने जो बताया उस पर आधारित है, जो भी बच्चों ने डेटा बताया हमें ना, जो लैंग्वेज बताई है उस तरह से बच्चों की मेमोरी पर आधारित सवाल हैं ना ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। देयर आर 4 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी तो क्या बोलूँगा, PNC पे बेस्ड है सवाल, ऐसा बोल सकते हैं अपन। देयर आर 4 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 3 blue balls, 3 blue balls, 4 boxes each containing 3 blue balls and 2 red balls. Now total number of ways in which 10 balls can be drawn from the 4 boxes
such that at least one blue and at least one red, at least one blue and at least one red ball is drawn from each box. यानी रेस्ट्रिक्शन है, हमें चारों बॉक्स में से 10 गेंदें निकालनी है और हर बॉक्स में से कम एक लाल और एक ब्लू बॉल जरूर आनी चाहिए ना। तो अगर हम ध्यान से देखें कि भाई किस तरह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे ना, बॉक्सेस हमारे पास 4 हैं और हर बॉक्स के अंदर 3 ब्लू है और 2 रेड है ना। तो अगर हमें 10 टोटल चाहिए और हर बॉक्स में से एक ब्लू और अगर एक रेड चाहिए, ये मस्ट है ना। तो जो केसेस बन सकते हैं वो ऐसे बन सकते हैं हमारे पास कि अगर मैं ब्लू की बात करूं, ब्लू और रेड लिख लेता हूं मैं यहाँ पर ना, तो मैक्सिमम किसी एक बॉक्स में से जो है वो हम जानते हैं कि ब्लू रेड का कॉम्बिनेशन अगर लें, 10 बॉलों का अगर हम कॉम्बिनेशन लें, तो हमारे पास जो एक केस बन सकता है वो ये है कि ब्लू हमारे पास आ जाए 4 और 6 आ जाए रेड, ब्लू 4 आ जाए और 6 रेड आ जाए ना। टोटल 10 गेंदों में ब्लू 4 आ जाए और 6 रेड आ जाए। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि ब्लू बॉल 5 आ जाए और रेड बॉल हमारे पास 5 आ जाए अगेन। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि ब्लू आ जाए 6 और रेड आ जाए 4। ये 3 केसेस पॉसिबल है हमारे पास। अगर हम इन 4 बॉक्सेस में 10 गेंदें निकालेंगे और अगर ये रेस्ट्रिक्शन है कि हर बॉक्स में से कम एक लाल और एक नीली कलर की गेंद बाहर आ जाए, तो ये 3 केसेस पॉसिबल हमारे पास हैं। नाउ लेट वी आर यूजिंग X फॉर ब्लू बॉल, फॉर ब्लू बॉल and we are using Y for red ball। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं वी हैव टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 4 and y raised to power 6। x तो मैं यूज कर रहा हूं ब्लू बॉल के लिए, तो x की पावर 4 का मतलब मैं 4 ब्लू चाह रहा हूं और y यूज कर रहा हूं मैं रेड बॉल के लिए, तो y to the power 6 का मतलब मैं 6 रेड बॉल चाह रहा हूं ना। तो फॉर दिस 3 केसेस we have to calculate the coefficient of x to the power 4, y to the power 6 and x to the power 5, y to the power 5 and x to the power 6 and y to the power 4। ये 3 कोफिशिएंट मुझे निकालने होंगे ना, और इन 3 कोफिशिएंट का जो सम आएगा that will give the required number of ways। अब ध्यान से देखें, हमारे पास कोई भी एक अगर मैं बॉक्स लेता हूं, तो अगर मैं उस बॉक्स की बात करता हूं, हमने देख लिया कि हमारे पास एक तो ये मुझे कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, एक कोफिशिएंट मुझे इसका निकालना है x to the power 5 y to the power 5 और एक कोफिशिएंट मुझे निकालना है x to the power 6 y to the power 4। तो किसी अगर मैं एक बॉक्स की बात करूं तो उसमें से या तो एक नीली बॉल आएगी या 2 आएंगी या 3 आएंगी। बॉल्स वगैरह सब डिफरेंट है हमारे पास, तो उसके लिए जो है हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि 3C1 यहाँ से हम इस एक्सपेरिमेंट जो मैं लिखने जा रहा हूँ वहाँ से मैं 3 कोफिशिएंट निकाल लूँगा, उनका जो सम आएगा दैट विल गिव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। तो x to the power 1 यानी x to the power 1 का मतलब एक ब्लू बॉल निकाल रहा हूँ 3 में से, लेकिन कौन सी आएगी, इस एक ब्लू बॉल को निकालने के 3 तरीके हमारे पास है ना। अगर 2 ब्लू बॉल आ जाए तो 3C2 x², तीनों अगर ब्लू बॉल आ जाए तो 3C3 x to the power 3। ये ब्लू बॉल आ गई, ऐसे ऑल पॉसिबल वेज आ गए ब्लू बॉल आने के। अब रेड की अगर मैं बात करूं तो 2C1 इंटू y to the power 1 प्लस 2C2 y to the power 2। ये किसी एक बॉक्स के लिए है ना, और सेम पॉसिबिलिटीज जो है वो ब्लू या रेड बॉल निकालने की हर बॉक्स के लिए होगी। तो होल पावर 4 लगा देता हूं मैं ना। बस अब मुझे यहाँ से जो है इस पूरा जो एक्सप्रेशन है यहाँ से मुझे इन तीनों के कोफिशिएंट निकालने और उनको ऐड कर दूंगा, दैट विल गिव द रिक्वायर्ड सम। तो दिस इज 3C1, दिस इज 3C1 इज 3, 3C1 इज 3 प्लस अगेन 3x², दिस इज 3x, this is 3x², 3x plus 3x² and plus again 3C3 है, this is 3C3, तो ये आ जाएगा x³ होल पावर 4। 2C1 is 2, तो 2y plus y² होल पावर 4। तो यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ मैं, यहाँ से x कॉमन ले लूँगा, तो we get x to the power 4 and y², y to the power 4। And what do we get? 3 plus 3x plus x² whole power 4। y मैंने कॉमन ले लिया तो 2 plus y whole power 4।
अब मुझे ये 3 कोफिशिएंट निकालने हैं ना, तो ये x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 तो ऑलरेडी बाहर है हमारे पास। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मुझे यहां से एक बार निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ, फर्स्ट वी कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रॉम दिस, इस पूरे एक्सप्रेशन में से, यहां से इस पूरे एक्सप्रेशन में से, यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में से मुझे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ y square, coefficient of y square. Second, we will calculate, for this we will calculate coefficient of xy, and for last one we will calculate the coefficient of x square. तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में से एक बार ये कोफिशिएंट निकाल लूंगा, एक बार ये कोफिशिएंट निकाल लूंगा और एक बार ये कोफिशिएंट निकाल लूंगा, और अगर मैं निकालूंगा और इनको ऐड कर दूंगा तो वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर, वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। वो कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, and the answer will come out to be 21816. Answer will come out to be 21816. क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से ना। हम यहाँ से हम एक तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्योंकि ये बाहर निकाल लिया हमने, तो यहाँ से मैं एक तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालूंगा, एक बार मैं यहाँ से एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट निकाल लूंगा, और एक बार मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लूंगा, और उन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 21816. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।